एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के संदर्भ में मैं शुक्र नीति पर अपनी बात कर रहा था। शुक्र की राजनीतिक परंपरा। मैंने कल शुक्र के कुछ राजनीतिक आयामों पर, शुक्र के राजनीति के कुछ प्रमुख तत्वों पर मैंने आपसे बात की थी। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शुक्र ने कहा कि इंद्रिय जय, इंद्रिय पर विजय राजा का प्रथम कर्तव्य। राजा वही राजा है जो इंद्रिय पर विजय कर सकता है। इंद्रिय पर विजय करना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुक्र ने इंद्रिय को हाथियों की संज्ञा दी। जिस तरह से हाथी को अंकुश से नियंत्रित रखा जाता है, उसी तरह से जनता के हाथ में अंकुश है, और जनता के अंकुश से राजा, जनता के अंकुश के भय से राजा अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल होता है। जो राजा जितेंद्रिय होता है, इंद्रिय को जीता हुआ होता है, वह राजा महत्वपूर्ण होता है। उसी की पूजा होती है, वही दैवी होता है। और जो राजा विषयों, काम, क्रोध, मद, लोभ से में फंस जाता है, वह राजा नष्ट हो जाता है। यह शुक्र ने कहा। शुक्र ने यह बात कही कि राजा अकेले अपने मन को वश में नहीं कर सकता। आदमी है, अकेले अपने मन को कैसे वश में करेगा? इसके लिए राजा को जनता का भय होना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल का भय होना चाहिए, अपने राजमहिषी का भय होना चाहिए, अपनी सेना का भय होना चाहिए। राजा समाज, जनता, व्यक्ति और सेना के भय से ही अपने इंद्रिय को वश में रख सकता है। ऐसा शुक्र करता है। शुक्र बताता है कि राजा को क्या क्या नहीं करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआड़ी नहीं राजा को होना चाहिए। महिला के साथ दुराचार उसे नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए। ये तीनों जो तत्व हैं, महिला से दुराचार, जुआ और सुरापान, शराब का सेवन, राजा के लिए घातक है। अगर इसी में राजा को फंसाया जाता है, इसी में राजा को फंसा करके उसके व्यक्तित्व को भंग किया जाता है। इसलिए शुक्र कहता है कि राजा को इससे बचना चाहिए। पर स्त्री पर तो राजा को कभी देखना ही नहीं चाहिए। पर स्त्री पर राजा को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, कभी उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री राजा की सम्मानित महिला है। यहां पर शुक्र जो है महिला के सम्मान, महिला के सशक्तिकरण और महिला के विकास की तरफ संकेत करते हैं। शुक्र कहते हैं कि राजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद, ये 6 दुर्गुण है राजा के लिए। इन 6 दुर्गुणों से राजा को दूर रखना चाहिए। यह 6 दुर्गुण खड्वर्ग के रूप में आते हैं और राजा को उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। शुक्र ने एक अद्भुत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह कौन सा सिद्धांत है? कि राजा की नियुक्ति में प्रजा की अनुमति का अधिकार। राजा की नियुक्ति में प्रजा के अनुमति का सिद्धांत और प्रजा को अनुमति देने का अधिकार शुक्र ने स्वीकार किया। कोई राजा तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक वह प्रजा से अनुमति नहीं प्राप्त कर लेता। कोई राजा तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रजा यह ना कहे कि आप राजा बनने योग्य हो। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी यही होता है। चुनाव होता है, बैलेट पेपर से होता है, और चुनाव के बाद राजा बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है।
बिना प्रजा की अनुमति से न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, बिना प्रजा की अनुमति से न कोई सांसद बन सकता है, बिना प्रजा की अनुमति से न कोई विधायक बन सकता है, बिना प्रजा की अनुमति से न कोई मंत्री बन सकता है। तो यह सिद्धांत, अद्भुत सिद्धांत, शुक्र ने प्रजा की अनुमति का सिद्धांत प्रतिपादित कर भारतीय परंपरा में लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करने का काम किया। आप सोचिए कि लोकतंत्र की मान्य परिभाषा क्या है? जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, जो भी है, यही तो प्रजा से अनुमति का सिद्धांत है। और क्या प्रजा से अनुमति का सिद्धांत है? इसलिए राज्य संचालन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक होने के बाद भी कौटिल्य क्या करता है? लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। शुक्र ने राज्याभिषेक की बात की। बिना राज्याभिषेक के राजा नहीं बन सकता। राज्याभिषेक में भी एक शपथ की परंपरा होती है। आज भी शपथ होता है। आज भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य सभी शपथ लेते। बिना शपथ के न कोई सांसद बन सकता है, न कोई मंत्री बन सकता है। तो शुक्र ने शपथ को एक संवैधानिक कृत्य बताया। शपथ एक संवैधानिक कृत्य है। शपथ के बिना राजा नहीं हो सकता। शुक्र ने राजा की उपयोगिता की बात की। किसी राजनीतिक चिंतन ने, न कौटिल्य ने, न मनु ने, किसी राजनीतिक चिंतक ने राजा की उपयोगिता की बात नहीं की थी। शुक्र राजा की उपयोगिता की बात करता है और कहता है कि राजा की उपयोगिता इस बात में निहित है कि देश, काल और पात्र में राजा के बिना समाज नर्क हो जाता। राजा के बिना समाज नर्क हो जाता। तो नर्क से बचने के लिए राजा की उपयोगिता है। जिस प्रकार प्रजापालक राजा समाज को भाता है, वेलफेयर करने वाला नेतृत्व समाज को अच्छा लगता है, व्यक्ति को अच्छा लगता है। इसलिए शुक्र कहता है, प्रथम अध्याय में कहता है कि राजा का वर्गीकरण करता है। प्रथम अध्याय में शुक्र प्रथम अध्याय में राजा का वर्गीकरण करता है, उसके कर्तव्यों का वर्गीकरण करता है, अच्छे और बुरे कर्तव्यों का वर्णन करता है। कौन से कर्तव्य अच्छे हैं, कौन से कर्तव्य बुरे हैं, किन कर्तव्यों से राजा का व्यक्तित्व ऊंचा होगा, इत्यादि इत्यादि। शुक्र ने मंत्रिपरिषद की भी व्याख्या की। मनु ने भी मंत्रिपरिषद की व्याख्या की, कौटिल्य ने भी मंत्रिपरिषद की व्याख्या की और शुक्र ने भी मंत्रिपरिषद की व्याख्या की और कहा कि राजा अकेले किसी राजनीतिक कार्य का संपादन नहीं कर सकता, इसलिए उसे मंत्री की आवश्यकता होती है। शुक्रनीत ने मंत्रियों के नाम दिए, जैसे पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्राण विभाग, पंडित, सुमंत्र, अमात्य और दूत, इस तरह के मंत्रियों का नाम लिया और इन सभी के कार्यों को डिफाइन किया, इन सभी के कार्यों का वर्गीकरण किया और कहा कि इनके निश्चित कार्य हैं और इनको निश्चित कार्य करना चाहिए। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति की योग्यता को शुक्र ने पहली बार भारत के किसी राजनीतिक चिंतक ने राज्यभक्ति और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा प्रस्तुत की। राज्यभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, और चारित्रिक योग्यता को राजनीतिक नेतृत्व का आधार बनाया। मंत्रिपरिषद में वही स्थान पाएगा जिसकी चारित्रिक योग्यता हो। चरित्रहीन व्यक्ति मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सकता। अज्ञानी व्यक्ति मंत्रिमंडल में स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति ही मंत्रिमंडल में स्थान पाएगा। इसकी व्याख्या शुक्रनीति करता है। शुक्रनीति सुशासन की बात करता है, गुड गवर्नेंस की बात करता है। राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासन के आधुनिक जो रूप हैं उसका संकेत शुक्रनीति में मिलता है। इसलिए यह कहना कि शुक्रनीति कौटिल्य का अंधानुकरण है, यह ठीक नहीं। कौटिल्य से आगे बढ़ करके शुक्रनीति सुशासन की पारदर्शिता पर बात करता है। शुक्रनीति शासन और प्रशासन की पारदर्शिता पर बात करता है। पारदर्शी प्रशासन, पारदर्शी शासन, इसकी बात शुक्रनीति करता है। शुक्रनीति ने पत्र लेखन की परंपरा शुरू की।
राजा मंत्री को पत्र लिखे, मंत्री राजा को पत्र लिखे, समाज राजा को पत्र लिखे, समाज मंत्री को, और ये पत्र लेखन से ही मांगों को रखा जाता था। पत्र लेखन के द्वारा मांग रखने की परंपरा शुक्र ने रखी और उसने निश्चित किया कि पत्र भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पत्र सिर्फ संक्षिप्त होना चाहिए, और हो सके तो पत्र जो राजा को लिखा जाए या मंत्री को जो डिमांड की जाए वह कुछ लाइनों में ही हो, संक्षिप्त पत्र हो। राज कर्मचारियों की बात शुक्र ने की। शासन का भार राज कर्मचारियों पर निर्भर करता है। राज कर्मचारी रूपी चक्र की नाभि राज कर्मचारी चक्र की रूपी नाभि है जो राजा में बसता है। राजा के आश्रित ही राज्य के समस्त कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी संतुष्ट हो तो राज्य संतुष्ट है, कर्मचारी असंतुष्ट हो तो राज्य असंतुष्ट। शुक्र ने कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की और वह प्रतियोगिता के आधार पर शुक्र ने कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की। उसने प्रमोशन सिस्टम की भी बात की। कर्मचारियों का समय समय पर योग्यता अनुकूल प्रमोशन होना चाहिए, इसकी बात शुक्र करता है। शुक्र ने कर्मचारियों के पदच्युति की भी बात करी। बिना निश्चित अपराध सिद्ध हुए किसी भी कर्मचारी को पदच्युत नहीं किया जा सकता। राजा या ऊपर के मंत्री कर्मचारी को बिना अपराध सिद्ध किए पदच्युत नहीं कर सकते। यह शुक्र नीति का भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, कदाचार, राष्ट्रद्रोह, इसी पर ही कर्मचारी को पदच्युत किया जाता है। शुक्र भ्रष्टाचार का विरोध करता है और भ्रष्टाचार के विरोध के में कर्मचारियों को सुशासित करने की बात करता है। भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात को शुक्र करता है। शुक्र ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार की भी बात की। कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। पुरस्कार पाने के बाद कर्मचारी अधिक उत्साह से काम करते हैं, ऐसा शुक्र का मानना है। शुक्र ने कहा कि कर्मचारी राज्य के हाथ पांव हैं। बिना कर्मचारी के राज्य नामक संस्था चल नहीं सकता। इस तरह के सिद्धांत शुक्र नीति प्रतिपादित करता है। शुक्र नीति ने राजा के 8 कर्तव्य बताए। इन कर्तव्यों में दुष्ट निग्रह एक प्रधान कर्तव्य है। न्याय को शुक्र मनु के समान व्यवहार के रूप में संबोधित करते हैं। न्याय की 2 शाखाएं थी। प्रथम न्याय सभाएं या न्यायालय, दूसरा वह न्यायालय जिस पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। पारस्परिक सहयोग से वादी और प्रतिवादी की जाति या वर्ग द्वारा ही न्याय वितरण होना चाहिए। ऐसा न्याय में जाति और वर्ग की बात नहीं चाहिए। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। शुक्र नीति ने कहा कि न्याय करना राजा का प्रथम दायित्व है और राजा ही सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है। शुक्र ने कोष और अर्थव्यवस्था की भी बात की। कोष के 3 कोष को क्यों बनाया जाए, अर्थव्यवस्था का क्यों सुदृढ़ किया जाए। सेना को रखना, प्रजा का संरक्षण, यज्ञ और सांस्कृतिक कार्य के लिए कोष का होना जरूरी है। आर्थिक व्यवस्था का होना जरूरी। शुक्र ने आर्थिक व्यवस्था की भूमिका तय की और उसकी आर्थिक व्यवस्था न पूंजीवादी है, न समाजवादी है, बल्कि जनवादी है। अर्थव्यवस्था का निर्माण राज्य की जनता के लिए होना चाहिए। टैक्स का अधिक भार जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। शुक्र ने कहा कि कर ग्रहण का पहला सिद्धांत मूलधन या कैपिटल पर कर लगाना वर्जित है। कैपिटल पर कर नहीं लगेगा, लाभ पर कर लगेगा, मूलधन पर कर नहीं लगेगा। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि लाभ पर कर लगे, कैपिटल पर न लगे। सेना और युद्ध प्रणाली की भी बात शुक्र ने की। सेना और युद्ध प्रणाली को शुक्र ने बल के संदर्भ में प्रस्तुत किया। बल की परिभाषा देते हुए शुक्र ने कहा कि जिसके आधार पर निशंक निर्भय होकर के मनुष्य कार्य करता है वह बल कहा जाता है। मतलब बल
मनुष्य को निर्भय बनाने का एक शक्ति है। सेना के दो प्रकार होते हैं, एक अपनी सेना का बल, दूसरे मित्र सेना का बल। दो तरह की सेना की बात करती है। शुक्र ने सेना पर विशेष जोर दिया, शुक्र ने अस्त्र शस्त्र पर विशेष जोर दिया। मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र काल में बंदूक जैसे तत्वों का संकेत मिलता है, बारूद का संकेत मिलता है। शुक्र ने युद्ध की परिभाषा की बात की, युद्ध और शांति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्याख्यायित किया। दो राजाओं में शत्रुभाव उत्पन्न होना और उसमें संघर्ष हो जाना युद्ध है। पारस्परिक शुक्र ने युद्ध के 3 प्रकार बताए, दैविक युद्ध, आसुर युद्ध और मानव युद्ध। ये 3 प्रकार के युद्ध हैं। युद्ध पर विजय के लिए 4 उपाय बताए, साम, दान, भेद और दंड। ये 4 उपाय शुक्र ने बताए। और शुक्र ने सेना का प्रधान राजा को बनाया। जब युद्ध होता है तो उस राजा को सेनापति पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, राजा को स्वयं आगे बढ़ करके सेना का नेतृत्व करना चाहिए। और इसलिए शुक्र ने कहा कि राजा को बहादुर होना चाहिए, राजा को वीर होना चाहिए, राजा को बलवान होना चाहिए, राजा को युद्ध की रणनीति का ज्ञाता होना चाहिए, राजा को युद्ध क्षेत्र में किस तरह की कार्यविधियां की जाती हैं उसका ज्ञाता होना आवश्यक है। माने आधुनिक अप्रत्यक्ष सेनापति की बात शुक्र नहीं करता, प्रत्यक्ष सेनापतित्व की बात शुक्र करता। शुक्र ने राज्य के विकेंद्रीकरण की बात की, उन्होंने ग्राम और पुर में राज्य के विकेंद्रीकरण को समर्थन किया। शुक्र ने राष्ट्र की परिभाषा दी, जो कुछ किसी राजा के अधीन होता है वह राष्ट्र कहा जाता है। जो कुछ किसी राजा के अधीन होता है वह राष्ट्र कहा जाता है। अर्थात जितनी चल और अचल सृष्टि किसी राजा के अधीन होती है वह समस्त सृष्टि उस राजा का राष्ट्र माना जाता है। यह शुक्र ने परिभाषा दी है। इस प्रकार शुक्र ने विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था, विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था और एक तरह से अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्याख्या शुक्र नीति करता है। तो शुक्र नीति सार में जिस राजनीतिक चिंतन का विवरण है वह राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सुशासन की तुलना में व्यापक है। वह जन सापेक्ष है, राष्ट्र सापेक्ष है और जनता को प्रेरित करने वाला है। तो कुल मिलाकर के शुक्र के राजनीतिक चिंतन का यही भाव है। और शुक्र ने गुप्त काल में शुक्र नीति के द्वारा गुप्त राजाओं को एक तरह से राजनीतिक पुस्तक दिया, जिसको संविधान की तरह गुप्त राजाओं ने माना और उसके आधार पर अपने राज्य का संचालन किया। और उन्हीं के शुक्र नीति के अनुसार राज्य संचालन करने के कारण गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह शुक्र की राजनीतिक व्यवस्था है। इस प्रकार मैंने शुक्र खत्म किया। अगले अपने लेक्चर में मैं शांति पर्व और रामायण पर अपनी बात रखूंगा। नमस्कार।